मैं सत्येंद्र कुमार आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं और आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र की पुस्तक का द्वितीय चैप्टर संसाधन के रूप में लोग इसका हम द्वितीय भाग लेकर आए हैं। प्रथम भाग हमने इससे पहले डिस्कस किया था और आज हम इसका द्वितीय भाग और अंतिम भाग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के हम आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो आज का जो कक्षा 9 की हमारी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अर्थशास्त्र का पाठ संसाधन के रूप में लोग और इसका अंतिम भाग द्वितीय भाग आज हम यहाँ पर चर्चा के लिए लेके आए हैं। तो इसके अलग अलग बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे? आज हमारी चर्चा की बिंदु है जनसंख्या की गुणवत्ता। साथ ही साथ आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वह है शिक्षा का महत्व एवं साक्षरता। इसके साथ हम जन्म दर, मृत्यु दर और बेरोजगारी के टॉपिक को भी आज डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि मृत्यु दर, जन्म दर या बेरोजगारी क्या होती है या कितने प्रकार की होती है। तो इन सभी चर्चा बिंदुओं को लेकर आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता की। देखिए, हमने पिछले भाग में चर्चा की थी कि हम जनसंख्या को केवल एक बोझ ना समझें। अगर हम उसको नकारात्मक रूप में लेते हैं तो जनसंख्या हमारे लिए एक बोझ बन जाती है। लेकिन अगर हम उसको सकारात्मक रूप से लें, उसको शिक्षित प्रशिक्षित करें और उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो वह जनसंख्या एक बोझ न होकर एक उत्पादक का कारक बन जाती है, वह मानव पूंजी बन जाती है। तो जो जनसंख्या की गुणवत्ता में जब हम सुधार करेंगे या यदि हमारी जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है तो वह देश की परिसंपत्तियों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता से हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों के द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। इससे आशय यह है कि किसी भी देश की जनसंख्या की अगर साक्षरता दर अधिक है, जीवन प्रत्याशा अधिक है और वहाँ के लोग अगर स्वस्थ हैं और उन्होंने किसी प्रकार के कौशल को हासिल कर लिया है तो उस देश की जनसंख्या की गुणवत्ता बहुत अधिक होगी। और अगर किसी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता अधिक है तो उस देश की समृद्धि दर वह भी अधिक होगी। जो साक्षर जनसंख्या है, स्वस्थ जनसंख्या है और जो कौशल से युक्त जनसंख्या है वह किसी भी देश के लिए परिसंपत्तियां हैं, यानी वो एक संपत्ति है, पूंजी है। तो किसी भी जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वह किसी भी देश के विकास को निर्धारित करती है। यानी यदि जनसंख्या गुणवत्ता परक है और गुणवत्ता परक के लिए हमने इन सब बिंदुओं को यहाँ पर बताया है, तो अगर इन सब गुणों से युक्त हमारी जनसंख्या है तो वह जनसंख्या गुणवत्तापूर्ण जनसंख्या होगी और अधिक गुणवत्तापूर्ण जनसंख्या किसी भी देश के विकास के लिए, उस देश की समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। तो देश की जनसंख्या की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश के विकास के लिए। अब जनसंख्या की गुणवत्ता जो निर्धारित होती है, सबसे पहले होती है उसके लिए चाहिए हमें शिक्षा। अब बात करते हैं कि शिक्षा के महत्व पे। पिछले भाग में हमने आपको दो मित्रों की कहानी सुनाई थी, एक सकल और विलास की। तो सकल जो अपने आरंभिक जीवन की शिक्षा के बाद अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन ने उसे सफल बना दिया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत थी
यानी जो शकल था वह अपने जीवन को अच्छा बना पाया, उसके लिए उसका महत्वपूर्ण कारक शिक्षा बनी। अगर वह शिक्षित नहीं होता, कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षित नहीं होता और उस प्रशिक्षण का प्रयोग वह सॉफ्टवेयर के निर्माण में ना करता, तो उसका जीवन इतना बेहतर नहीं हो सकता था। तो बेहतर बनाने के लिए शिक्षा ने उसको महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। अब जो शिक्षा है वो केवल सकल के लिए ही नहीं बल्कि समाज के विकास के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं खुले हुए हैं। वह सब क्यों खुले हुए हैं? वो चाहते हैं कि देश के लोग शिक्षित बने। सरकार चाहती है कि देश के लोग शिक्षित बने और उनके अंदर जीवन मूल्यों का विकास हो, उनके अंदर कौशल का विकास हो और यह कौशल का विकास उनके विकास के साथ साथ देश के विकास में भी योगदान देगा। राष्ट्रीय आय और संस्कृति में वृद्धि के लिए शिक्षा आवश्यक है। प्रशासन की जो कार्य क्षमता है वह भी शिक्षा के द्वारा बढ़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो मानव पूंजी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देती है। अब हम बात करते हैं साक्षरता की। देखिए, साक्षरता का अर्थ है कि व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता हो। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। यानी जो साक्षरता है, साक्षरता नागरिकों का कर्तव्य भी है कि वह साक्षर हो। अब इस साक्षर होने से उनका क्या फायदा है? उनका फायदा यह है कि वह जो उनके अधिकार हैं, यानी सरकार ने इन लोगों को जो अधिकार दिए हैं उनकी जानकारी कैसे होगी? जब व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानेगा तो वह अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं जान पाएगा और उनका किस प्रकार से उपयोग करना है अपने अधिकारों का वह भी नहीं जान पाएगा। और जब वह नहीं जान पाएगा तो यह उसके लिए और उसके विकास के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अपने अधिकारों को ठीक से पालन करना और उनका लाभ उठाने के लिए व्यक्ति का साक्षर होना जरूरी है। अगर हम आज की डेट में भारत की ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है उसके बारे में बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत की जो साक्षरता है वह 74.04% यानी 74.04% है। यहीं पर ही कंटिन्यू देखिए, आपकी पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है, 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता 65.46 यानी 65.46% है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये पुरुषों की साक्षरता दर और ये महिलाओं की साक्षरता दर। तो यहाँ पर आपको साफ अंतर देखने को मिल रहा है कि जो पुरुषों की साक्षरता दर है वह महिलाओं की साक्षरता दर से। तो इसीलिए आजकल आप सुनते भी होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी महिला साक्षरता की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि ये जो हमारा गैप है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पुरुष 82% उनकी साक्षरता दर है, महिलाओं की साक्षरता दर कम है। तो इस जो गैप है, इस गैप को भी हमने पाटना, यानी इस अंतर को हमने पाटना है। क्योंकि देश का विकास तभी होगा जब इसके पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से साक्षर हो। और जो हमारे साक्षरता दर इस समय 74.04 है, इसको भी हमने 100% तक, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जो साक्षर ना हो। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर साक्षरता की दर 100% है, जैसे केरल राज्य है, वहां पर साक्षरता की दर 100% है। तो जो राज्य साक्षर अधिक साक्षर है तो वहां की जो विकास की गति है वह अधिक है, वहां के लोग अधिक विकसित है, उनका जीवन यापन का स्तर अन्य के मुकाबले अधिक ऊंचा है। तो इसलिए साक्षरता एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है – देश के विकास के लिए और मानव पूंजी निर्माण के लिए।
अब जरा हम यहाँ पर इस साक्षरता दर को देख लेते हैं। ये भारत की साक्षरता दर है। यहाँ पर जो ये नीली पट्टियां आपको दिख रही हैं, नीले बार दिख रहे हैं, ये पूरे देश की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लाल वाली पट्टियां ये पुरुषों की साक्षरता दर को बता रही हैं, और जो ये हरी वाली पट्टियां हैं ये महिलाओं की साक्षरता दर को बता रही हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 1951 में हमारे देश की जो साक्षरता दर थी वो लगभग 18% थी, और अगर हम 2018 में देखें तो हमारे देश की जो साक्षरता दर है वह साक्षरता दर 74.04% है। तो यानी 1951 से 2018 तक हमने 74.4% तक की साक्षरता दर को लिया है, यानी 18% से हम 74.4% तक पहुंच गए हैं, और आने वाले समय में हम धीरे धीरे इसको जो है और ज्यादा बढ़ाएंगे। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो बहुत कम थी 1951 में, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं की साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। पुरुषों की साक्षरता दर पहले भी अधिक थी महिलाओं से, लेकिन उसमें भी वृद्धि हुई है, लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। यानी धीरे धीरे जो जनसंख्या है या भारत के लोग हैं वो शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो आवश्यकता है वो महिला और पुरुष की जो साक्षरता दर का अंतर है उसको पाटना और सभी लोगों को समान रूप से साक्षर करके उनको देश की भागीदारी में भागीदार बनाना है। जो अगला महत्वपूर्ण कारक मानव पूंजी के लिए वह है स्वास्थ्य। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मानव पूंजी के लिए जो अगला महत्वपूर्ण कारक है वह है स्वास्थ्य। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ पुरुष या स्त्री संगठन के समग्र विकास में अपना योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को तभी रखती है जब वह स्वस्थ हो। या आप भी अपने घर में मान लीजिए किसी मजदूर को कोई काम करने के लिए लेके आते हैं और देखते हैं कि वह बीमार है, तो आप उसको काम पर नहीं लगाते, आप उसको काम से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, जिसका स्वास्थ्य खराब है, वह उस तरह से काम नहीं कर पाएगा जिस तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति करता है, या वह उतना काम नहीं कर पाएगा जितना काम एक स्वस्थ व्यक्ति करता है। यानी कुल मिलाकर उससे क्या होगा कि जो उत्पादन करने की जो क्षमता है उस पर फर्क पड़ेगा, और जो उसका उत्पादन है वह उत्पादन कम हो जाएगा। तो कोई भी फर्म या कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे बीमार व्यक्ति को रोजगार पर नहीं रख पाएगा कि जो अन्य स्वस्थ व्यक्तियों के समान काम न करता हो। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। इससे केवल उसकी स्थिति नहीं सुधरती है बल्कि देश की स्थिति भी सुधरती है। इसीलिए भारत देश में स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और उसको प्राथमिकता के आधार पर रखा जा रहा है। सरकार चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति देश के विकास में अधिक योगदान दे पाएगा। जो व्यक्ति अस्वस्थ है वह उस प्रकार से योगदान नहीं कर पाएगा। तो जो हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों को विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। यानी जो हमारी जो राष्ट्रीय नीति है वह भी चाहती है कि जो कमजोर लोग हैं, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यानी जो गरीब तबके हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा मुफ्त
जो इलाज है उनकी व्यवस्था की जा रही है। उनको परिवार कल्याण यानी उनके परिवार कल्याण के लिए उनको पौष्टिकता प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जो हमारे देश की जनसंख्या है वह स्वस्थ रहे और अधिक उत्पादन में योगदान दे पाए। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। यानी पिछले 5 सालों में सरकार ने जो हमारे उत्पादक क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बढ़ाया है और लोगों की पहुंच उन स्वास्थ्य सेवाओं तक बढ़ाई है। इसमें केवल सरकारी क्षेत्र नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों का भी उपयोग किया गया है, ताकि लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें, लोग स्वस्थ रह सकें और देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। चलिए स्वास्थ्य से संबंधित कुछ फैक्ट्स को यहाँ पर देख लेते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके अपनाने से क्या क्या परिवर्तन आया है। जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2016 में 69.4 वर्ष हो गई, यानी एक औसत आयु व्यक्ति की 69.4 वर्ष हो गई है। यानी एक व्यक्ति 69 साल तक जीवित रहता है। आजादी के आसपास यह जीवन प्रत्याशा लगभग 38 वर्ष के आसपास थी, जो अब 69.4 वर्ष हो गई है। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2020 में 36 पर आ गई है। यानी शिशु मृत्यु दर का आशय है कि एक वर्ष के अंतर्गत कितने शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी। तो जो 1951 में 147 शिशु मृत्यु दर थी वह घटकर अब केवल 36 रह गई। यानी यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके आगे जीवन जीने की जो आशा है वो बढ़ गई। जन्म दर वो 20 हो गई है। यानी जन्म दर आशा है कि 1000 लोगों के ऊपर कितने बच्चों का जन्म होता है। देखिए अभी हम जनसंख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर है, यानी हमारी 135 करोड़ की जनसंख्या है। तो हमें जनसंख्या का नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत अधिक जनसंख्या का भार हमारा देश नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उतने हमारे पास भूमि या उतने संसाधन नहीं है। तो इसलिए जनसंख्या का एक नियंत्रित तरीके से बढ़ना हमारे लिए लाभदायक है। तो इस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी कार्यों से जो हमारी जन्म दर है वह 20 हो गई है। जन्म दर का आशय प्रति 1000 लोगों के ऊपर जो जन्म होते हैं उसको हम जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर 6.2 2018 के अनुसार आ गई है। यानी अब जन्म दर भी घटी है और मृत्यु दर हमारी 6.2 पर आ गई। यानी मृत्यु दर का आशय है कि 1000 पुरुषों पर जितने लोगों की मृत्यु वर्ष में होती है तो वह हमारा मृत्यु दर कहलाती है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को अपनाने से हमारे ये जो फैक्ट्स हैं इनमें काफी सुधार आया है। चलिए एक और महत्वपूर्ण जो कारक है मानव पूंजी का वह है बेरोजगारी। कि मानव पूंजी हमारे पास है लेकिन अगर हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते तो वह बेरोजगार कहलाता है। तो पहले हम समझते हैं कि बेरोजगारी कहते कैसे हैं। देखिए बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। देखिए एक व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है और उसको अगर प्रचलित दर पर मजदूरी नहीं मिलती है तो उसको हम बेरोजगार कहते हैं या बेरोजगारी कही जाती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है और वह काम ही नहीं करना चाहता तो उसको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। या एक व्यक्ति जो काम करना चाह रहा है और उसको काम मिला हुआ है लेकिन उसको प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिल रहा है तो उसको हम रोजगार नहीं कहेंगे, उसको भी हम बेरोजगारी कहेंगे। एक बच्चा जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है
या एक बुजुर्ग है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। देखिए, श्रम बल जनसंख्या यानी वो व्यक्ति जो 15 वर्ष से ऊपर है और 60 वर्ष से कम के हैं, उनको यदि प्रचलित मजदूरी दर पर इच्छुक होने पर काम नहीं मिलता तो उसको हम बेरोजगारी कहते हैं। मान लीजिए 15 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है, 14 वर्ष का है और उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। या 60 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बेरोजगारी नहीं कहेंगे। जो श्रम बल के जो हमारे मानक है उसके हिसाब से 15 से 59 वर्ष तक के व्यक्तियों को अगर प्रचलित मजदूरी की दर पर रोजगार नहीं मिलता है तो वह बेरोजगार है। इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि वह व्यक्ति काम करने का इच्छुक भी हो। यदि कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक ही नहीं है, तो उसको काम मिल रहा है या वो नहीं करना चाह रहा है, तो उसको हम बेरोजगार नहीं कहें। तो इस तरह से बेरोजगारी वह है जब किसी काम करने के इच्छुक स्वस्थ व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर पर काम ना मिले तो वह बेरोजगारी। चलिए अब हम जरा ये देख लेते हैं कि जो बेरोजगारी है वह कितने प्रकार की होती है या किस किस प्रकार की बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। तो पहली बेरोजगारी हम कह सकते हैं कि मौसमी बेरोजगारी। देखिए, मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जो मौसम के हिसाब से, अक्सर जो कृषि है उसमें इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है कि वर्ष के कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जब फसल नहीं हो रही है, फसल का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो वो समय ऐसा होता है कि जब किसानों के पास रोजगार नहीं होता है या वहां पर जो श्रमिक होते हैं उनके पास रोजगार नहीं होता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जो कृषि जो अगली बेरोजगारी है जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, या प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। यह इस प्रकार की बेरोजगारी है कि इसमें लोग काम पर तो लगे हुए दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी जो उत्पादकता होती है वो शून्य होती है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि एक खेत है, उसमें 4 लोग काम कर रहे थे और वो 200 क्विंटल गेहूं उत्पादन करते थे या 200 बोरी गेहूं को उत्पादन कर रहे थे। अब उनका कोई एक सदस्य जो शहर में काम कर रहा था वह बेरोजगार हो जाता है और आकर वो वापस उसी खेत में काम करने लगता है। लेकिन उस खेत में अब 4 की बजाय 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन अब भी 200 क्विंटल का ही हो रहा है। तो वो जो व्यक्ति, जो 5वां व्यक्ति उस खेत में काम करने के लिए आया है, उसकी उत्पादकता शून्य है। हालांकि वह यहाँ पर काम कर रहा है, रोजगार दिख रहा है, लेकिन उत्पादकता उसकी शून्य के बराबर, यानी अगर वो हट भी जाए तब भी उत्पादन में कोई फायदा नहीं हो रहा है या कोई नुकसान नहीं हो रहा। उसके लगे रहने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है और हट जाने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी पाई जाती है उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, यानी आदमी काम पर लगा होता दिखता है लेकिन वास्तव में वो बेरोजगारी है। एक और बेरोजगारी है जिसको हम कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य सी घटना है। हम अक्सर शहरों में देखते हैं कि लोग मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर इन सबकी डिग्री लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसको हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ये भी शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर कर आ रही है। बेरोजगारी के कारणों की कि बेरोजगारी के क्या कारण है। तो बेरोजगारी के पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी जिस हिसाब से देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से जो रोजगार के अवसर हैं वह नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसका उपाय यही है कि हम जो जनसंख्या की वृद्धि दर है उस पर कमी लाएं और रोजगार के अवसरों को बढ़ाएं। बेरोजगारी का दूसरा कारण है कृषि क्षेत्र में धीमा विकास। धीमा विकास यानी जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो उत्पादन की क्षमता है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। उनका उस तरह से विकास नहीं हो पा रहे हैं जितने हमें रोजगार की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र उतना रोजगार नहीं दे पा रहा है। बेरोजगारी का अगला कारण है लघु और कुटीर उद्योगों की कमी। देखिए, लघु उद्योग यानी छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो सर्वाधिक रोजगार देते हैं। बड़े बड़े उद्योगों में इतना रोजगार नहीं मिल पाता जितना लघु और कुटीर उद्योगों में रोजगार मिलता है। देखिए, बड़े उद्योगों में ज्यादातर काम मशीनों से होता है, जबकि लघु और कुटीर उद्योग
ऐसे उद्योग होते हैं जहां पर श्रम साध्य कार्य होते हैं, यानी वहां पर लोगों की आवश्यकता अधिक पड़ती है, तो यह क्षेत्र रोजगार अधिक दे पाता है। तो हमारे देश में लघु और कुटीर उद्योगों की कमी के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। श्रम की गतिहीनता भी एक महत्वपूर्ण कारक है बेरोजगारी में बढ़ाने के, यानी जो श्रम है, हम लोग एक जगह से लगे रहते हैं और उस जगह से दूसरी जगह जाने में हमें बहुत हिचकिचाहट होती है, या श्रम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में हिचकिचाता है। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और आपको बंगाल में काम मिल रहा है या केरल में काम मिल रहा है, तो श्रम हम जो है उस जगह पर नहीं जाते हैं। तो जो श्रम की गतिहीनता है वह भी बेरोजगारी के कारण होता है। कई जगह ऐसा होता है कि वहां पर श्रम की आवश्यकता है और कहीं ऐसा है कि वहां बहुत अधिक श्रम पड़ा हुआ है लेकिन वहां पर काम नहीं है, तो यह भी बेरोजगारी के कारण है। एक अन्य कारण है व्यावसायिक शिक्षा की कमी, जो बेरोजगारी का एक कारण है। और एक और कारण है ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर पलायन। पलायन से भी बेरोजगारी बढ़ रही है। गांव से लोग रोजगार के लिए शहरों में जा रहे हैं और शहरों में जो बेरोजगार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो ये तो थे बेरोजगारी के कारण, लेकिन इन कारणों से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, उसके कुछ उपाय ऐसे हो सकते हैं कि हम जनसंख्या पर नियंत्रण लगाएं, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करें यानी इनको बढ़ाएं, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दें, यानी व्यवसायिक शिक्षा ऐसे हो कि लोग शिक्षा के बाद अपना स्वयं का रोजगार कर सकें, या वो कोई इस प्रकार से स्वयं को नियोजित कर सकें कि उन्हें रोजगार के लिए कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, वो स्वयं का भी रोजगार लें और लोगों को भी रोजगार दें। साथ ही साथ जो सहायक उद्योग हैं उनका भी विकास करना चाहिए। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनके साथ छोटे मोटे काम करने के लिए, इनके छोटे पार्ट्स बनाने के लिए सहायक उद्योगों का विकास होना चाहिए, ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके। चलिए अब इसके बाद कुछ प्रश्न इससे संबंधित हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। देखिए, जब काम करने के इच्छुक और स्वस्थ व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। यानी काम के लिए इच्छुक व्यक्ति हो, काम करने में सक्षम व्यक्ति हो और उसको प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार नहीं मिलता है तो वह बेरोजगार। परछन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? देखिए, परछन बेरोजगारी जिसको हम छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, तो इसमें व्यक्ति काम पर लगा हुआ तो है लेकिन उसकी उत्पादकता शून्य है। यानी अगर वो उस काम से हट भी जाए तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्पादन जितना पहले हो रहा था उतना अब भी हो रहा है। जबकि मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है कि जब साल के कुछ महीने मौसम के हिसाब से लोगों को काम नहीं मिलता है। जैसे किसान दो फसलों के बीच में खाली बैठे रहते हैं, जब उनको कोई फसल नहीं उगा रहे हैं तो उस समय उनको रोजगार नहीं मिलता, तो वह मौसमी बेरोजगारी के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित किए जा सकते हैं? देखिए, जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित किए जा सकते हैं। एक और प्रश्न जिस पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि किस पूंजी को आप सर्वाधिक अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी, और क्यों? तो देखिए, जो सबसे अच्छी पूंजी जिसको हम कहते हैं वह है मानवीय पूंजी। और क्यों का आशय यह है कि देखिए, भूमि है, श्रम है या भौतिक पूंजी है, ये अपने आप कोई कार्य नहीं करते, कोई उत्पादन नहीं करते हैं। इन सब से उत्पादन करवाना ये मानवीय पूंजी का काम है। तो इनसे अच्छे से इनको संयोजित करके किस प्रकार से उत्पादन किया जा सकता है वह मानवीय पूंजी के द्वारा संभव है। इसके बाद आपके अभ्यास के लिए एक कार्य है कि आप किसी निकट के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में जाएं और वहां पर ये विवरण नोट करें कि उसमें कितने बिस्तर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितनी नर्सें कार्यरत हैं। इससे आपको यह ज्ञात होगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक का दूसरा भाग, जिसमें हमने आपको संसाधन के रूप में लोग इस विषय पर चर्चा की।
उम्मीद है आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद हम नया चैप्टर लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।